today's lecture on general anesthetics drug. लेट्स बिगिन. जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स जो है वो ड्रग्स होती है जो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए दी जाती है. तो एनेस्थीसिया एक वर्ड आता है यहाँ पे, एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया का मतलब होता है एक ये ऐसी कंडीशन जिसके अंदर की पेशेंट जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है. उसको किसी भी पेन का सेंसेशन या फिर मसल्स पूरी रिलैक्स हो जाती है. ऐसी कंडीशन को कहते हैं एनेस्थीसिया. ठीक है. इसी एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उनको कहते हैं एनेस्थेटिक्स ड्रग. अब यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग. जनरल का मतलब होता है कि पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देता है, पूरी बॉडी में सुन कर देता है. आपको कोई फील नहीं होता है, कोई पेन सेंसेशन नहीं होता है, इसलिए जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं. एक आता है लोकल एनेस्थेटिक्स. लोकल एनेस्थेटिक्स का मतलब बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को जो है एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है बॉडी के किसी लोकल पार्ट में. फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आपको टूथ की कोई सर्जरी करवानी है तो सिर्फ आपके जो बकल कैविटी है वहाँ पे जो है सुन कर देगा, तो वो हो गई लोकल एनेस्थेटिक्स. जो बॉडी की किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को जो है सुन करता है वो लोकल एनेस्थेटिक्स, और पूरी बॉडी को जो अनकॉन्शियस करता है वो हो गया आपका जनरल एनेस्थेटिक्स. और जो ड्रग देते हैं वो एनेस्थेटिक्स ड्रग. तो डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी, जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग वो ड्रग होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. जो आपका कॉन्शियसनेस है उसको लॉस कर देती है. रिवर्सिबल लॉस, रिवर्सिबल लॉस मतलब थोड़े टाइम के लिए आप अनकॉन्शियस होते हो और उसके बाद में वापस आप जो है कॉन्शियस हो जाते हो, इसलिए लिखा हुआ है रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. एनाल्जेसिया, पेन आपका ख़त्म हो जाता है, मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है. जस्ट फॉर सर्जिकल प्रोसेसेस, किसी भी सर्जिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो है आपका जो पेन है वो क्या हो जाता है, इंसान का हो जाता है अनकॉन्शियस हो जाता है, एनाल्जेसिया प्रोड्यूस हो जाता है, पेन सेंसेशन खत्म हो जाता है और मसल्स आपके रिलैक्स हो जाती है. उन्हीं ड्रग्स को कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग. नाउ सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशंस. इन्हीं ड्रग्स का जो है क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है, इन्हेलेशनल और इंट्रावेनस. इन्हेलेशनल का मतलब आप इन्हेल करके जो कोई भी ड्रग जो है लेते हो और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हो उसको इन्हेलेशनल कहते हैं सूंघ के. और इंट्रावेनस यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उनको कहते हैं इंट्रावेनस यानी आईवी रूट से. इन्हेलेशनल जो है वो दो टाइप्स की है, एक तो गैस और एक वोलेटाइल लिक्विड. गैस यानी कि डायरेक्ट गैसेस के फॉर्म में होगी, आपको उसको इन्हेल करना है और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगा. वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में वो ड्रग होगी, ठीक है, और वो लिक्विड जो है ऑटोमेटिक गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वही गैस आप इन्हेल करते हो और प्रोड्यूस क्या होता है, उससे आपका एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होता है. जैसे गैस में आ गया नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लूरिन, डेसफ्लूरिन. इंट्रावेनस में जो है फर्दर इट्स क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स, फास्ट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग. फास्ट एक्टिंग मतलब इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी से जो है ये इफ़ेक्ट शो करता है, और शॉर्ट एक्टिंग मतलब इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा लेट होता है, ये लेट इफ़ेक्ट शो करता है. तो फास्ट एक्टिंग में अगर हम देखें तो फास्ट एक्टिंग में फर्स्ट है थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सेटोन सोडियम, प्रोपोफोल और इटोमिडेट. Short acting further divided into three categories. First one is benzodiazepines, dissociative anesthetics and opioid analgesics. Benzodiazepines में diazepam, lorazepam, midazolam and etc. Furthermore, dissociative anesthetics में ketamine and opioid. Now the next is stages of anesthesia. Stages of anesthesia का मतलब है कि जैसे ही anesthesia प्रोड्यूस करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है तो कौन कौन से स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं. जैसे कि फर्स्ट है एनाल्जेसिया स्टेज, इंडक्शन स्टेज. इंजेक्शन देते ही कुछ ही सेकंड के बाद में क्या होता है, द पेशेंट इज़ कॉन्शियस बट ड्राउजी. पेशेंट कॉन्शियस रहता है लेकिन हल्का सा ड्राउजीनेस रहता है. पेन सेंसेशन डिक्रीज, हल्का सा जो है पेन धीरे धीरे कम होने लगता है. ब्रीदिंग रिमेन नॉर्मल, आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल ही रहती है. फॉर एग्जांपल अगर देखें कि नाइट्रस ऑक्साइड जो ड्रग है वो लो डोज पे जो है इस स्टेज में दी जाती है ताकि एनाल्जेसिया स्टेज प्रोड्यूस हो जाए. यानी कि एनेस्थीसिया स्टार्ट करने के लिए जो पहला स्टेज है वो कौन सा है, एनाल्जेसिया. सेकेंड
कुछ ही टाइम के बाद में क्या आता है, एक स्टेज आती है एक्साइटमेंट, डिलीरियम स्टेज। ये वो स्टेज है जिसमें क्या हो जाता है कि पहले तो यहाँ पेशेंट कॉन्शियस था, जैसे ही थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा बट मे मूव, और उसके बॉडी के मूवमेंट्स होंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे, जर्किंग्स मूवमेंट्स हो जाएंगे उसके। मसल टोन इंक्रीजेस, मसल्स की टोन इंक्रीज हो जाएगी। इरेगुलर ब्रीदिंग, यहाँ पे ब्रीदिंग जो है नॉर्मल थी और कुछ टाइम के बाद में जैसे हमने इंजेक्शन दिया तो वो इरेगुलर ब्रीदिंग हो जाएगी और हार्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। अब ब्रीदिंग जैसे ही इरेगुलर होगी और हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो हम फटाफट जो है उसको क्या कर देंगे, वेंटिलेटर पे रख देंगे, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये प्रोड्यूस कर सकता है रेगुलर ब्रीदिंग की वजह से। तो इसलिए ये जो सेकेंड स्टेज होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है। तुरंत इस स्टेज में आते ही पर्सन को क्या दिया जाता है, आईवी प्रोपोफुल दिया जाता है, आईवी रूट से प्रोपोफुल ड्रग दे देते हैं ताकि कुछ ही टाइम तक ये एक्साइटमेंट स्टेज रहती है और तुरंत जो है थर्ड स्टेज में एनेस्थीसिया, सर्जिकल एनेस्थीसिया इट्स एन आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी। अब सर्जरी के लिए एक आइडियल स्टेज होता है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट को कोई होश नहीं होता है, मसल्स पूरे जो है कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, कोई बॉडी मूवमेंट्स नहीं होते, ब्रीदिंग स्लो होती है बट इट्स स्टेडी यानी कंटिन्यू रहती है, ब्रीदिंग स्लो होती है लेकिन कंटिन्यू रहती है। नो रिस्पॉन्स टू पेन और सर्जिकल स्टिमुलाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई पेन सेंसेशन फील नहीं होता है, और जो भी सर्जिकल इंसिजन्स या किए जाते हैं उसको कोई फील नहीं होता है। दिस स्टेज इज़ मेंटेन थ्रू आउट सर्जरी, जब तक सर्जरी चलती है इस स्टेज को मेंटेन किया जाता है। नाउ अब इन केस कभी कभार ओवरडोज हो जाती है तो फोर्थ स्टेज आती है मेडुलरी पैरालिसिस, यानी कि ब्रेन जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन का मेडुलरी पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा पैरालाइज्ड हो जाएगा, ओवरडोज स्टेज कहते हैं इसको। सीवियर ब्रेन स्टेम डिप्रेशंस, ब्रेन पूरा ही काम करना बंद कर देगा, ब्रीदिंग स्टॉप्स एंड हार्ट रेट ड्रॉप, हार्ट रेट कम हो जाएगी और कैन बी कॉज रिस्क ऑफ डेथ। ठीक है, नीड इमीडिएट वेंटिलेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट, तो ओवरडोज की वजह से क्या हो जाता है, इमीडिएटली पेशेंट को वेंटिलेटरी या फिर कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट यानी कि दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है रिस्क ऑफ डेथ से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से जो है जनरल एनेस्थेटिक्स जो है ड्रग काम करती है। तो बेसिकली हमें पता है जनरल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। क्यों सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर पूरा किसके हाथ में है, ब्रेन के हाथ में है। ब्रेन ही सारे मैसेज सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है, वही सिग्नल्स ट्रांसफ़र अगर हम स्टॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में पेन सेंसेशन हमको फील नहीं होगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा और फुल बॉडी क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी। इसलिए ये ड्रग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो सेंट्रल यानी ब्रेन में जितनी भी नर्व्स होती है जो मैसेज सिग्नल का काम करती है उन पे ये जो है ड्रग काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इन्हांसिंग गाबा रिसेप्टर, यानी कि न्यूरॉन के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं गाबा रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर। ये गाबा रिसेप्टर क्या है, जनरल अगर हम ड्रग नहीं दे रहे हैं तो किस तरीके से काम कर रहा है, बेसिक देखते हैं कि गाबा रिसेप्टर है, ये न्यूरॉन है, गाबा जो है ये आके स्पेस अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ये जैसे ही बाइंड होता है तो क्लोराइड चैनल ओपन होता है और क्लोराइड चैनल ओपन होने के बाद में जितने भी क्लोराइड है जो सेल के बाहर है वो अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं, और जैसे अंदर की तरफ मूव करते हैं तो सेल के अंदर हाइपर पोलराइजेशन स्टेज आ जाती है और उसी हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाती है, न्यूरॉन्स काम हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ब्रेन को और ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा हमको जो है डिप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका फंक्शन है इसको और इन्हांस कर देंगे और इंड्यूस कर देंगे, इसलिए लिखा हुआ है एनहांसिंग गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर का जो फंक्शन है उनको और एनहांस कर देंगे, और जैसे एनहांस कर देंगे तो ये कामनेस जो है न्यूरॉन की वो और बढ़ जाएगी, तो ब्रेन ज़्यादा टाइम के लिए काम रहेगा, और ज़्यादा टाइम के लिए काम रहेगा तो क्या होगा कि
इंसान अनकॉन्शियस ज़्यादा देर तक रहेगा, कॉन्शियसनेस स्टेज मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ड्रग जो है ये जो गाबा यहाँ आके बाइंड होता है, इसके बाइंडिंग पीरियड को इन्हांस कर देता है। तो दिस इज़ द गाबा रिसेप्टर। ठीक है, ये सेल के बाहर वाला पार्ट है, ये सेल के ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, गाबा यहाँ के बाइंड होता है। गाबा के बहुत सारे पार्ट्स है, बीटा, अल्फा, गामा। तो फर्स्ट देखेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स का क्या करती है, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करती है। जैसे ही बाइंड होती है तो क्लोराइड चैनल यहाँ ओपन हो जाता है, ड्यू टू विच क्लोराइड आयन फ्लो, क्लोराइड आयन का फ्लो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में बढ़ जाता है। और जैसे ही सेल के अंदर क्लोराइड बढ़ जाता है विच कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन ऑफ सेल्स, और जैसे हाइपरपोलराइज्ड हो जाती है सेल्स ड्यू टू विच द न्यूरॉन सेल काम डाउन, न्यूरॉन सेल्स काम डाउन हो जाती है और सिग्नल्स स्टॉप हो जाते हैं। और हमें जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए यही चाहिए, क्योंकि सिग्नल्स आगे से आगे पास ना हो। सेकेंड ये है एक्टिवेटिंग पोटेशियम चैनल। हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जो ये न्यूरॉन है इस पे पोटेशियम चैनल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पोटेशियम चैनल में हम क्या करेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल ड्यू टू विच पोटेशियम फ्लो आउटसाइड द सेल एंड कॉज हाइपरपोलराइजेशन। इस चैनल को हम एक्टिवेट करेंगे तो अंदर की तरफ जितने भी पॉजिटिव आयंस है पोटेशियम चैनल के वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ जाएंगे, और नेगेटिव आयंस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सेल हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी। और हमें पता है सेल जैसे ही हाइपरपोलराइज्ड होती है तो वो ऑटोमेटिक काम डाउन हो जाती है। ठीक है, सिग्नल स्टॉप्स हो जाते हैं। तो पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे तो अंदर की तरफ जितने पोटेशियम है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे और सेल हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी। और जैसे ही सेल हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी तो मसल्स भी रिलैक्स हो जाएगी, पेन सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा, आपको जो है सेल ही बेसिकली काम डाउन हो जाएगी, तो ये सारे फंक्शंस भी स्टॉप जाएंगे। नेक्स्ट एक और है इनहिबिटिंग NMDA रिसेप्टर। NMDA भी एक गाबा की तरह ही रिसेप्टर होता है न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, NMDA रिसेप्टर का एक सिंपल सा जो है फंक्शन देख लेते हैं। सपोज करो इट्स एन NMDA रिसेप्टर, ये NMDA रिसेप्टर है। NMDA रिसेप्टर पे ग्लूटामेट आके बाइंड होता है। जैसे ही ग्लूटामेट आके बाइंड होता है तो ये जो सेल है वो क्या हो जाती है, एक्साइट हो जाती है। क्या हो जाती है, सेल एक्साइट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ग्लूटामेट आके बाइंड होता है कैल्शियम का फ्लो सेल के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, कैल्शियम का फ्लो सेल के अंदर बढ़ जाता है तो सेल एक्साइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के अंदर आने से मसल कॉन्ट्रैक्शन बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है। फिर से बता रही हूँ कि ये एक रिसेप्टर है NMDA जो कि न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये भी इस पे ग्लूटामेट आके जैसे ही बाइंड होता है तो कैल्शियम अंदर की तरफ फ्लो होता है, और कैल्शियम जैसे अंदर की तरफ फ्लो होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, सेल एक्साइट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, सेल को काम डाउन करना है। हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी है, हमें मसल्स रिलैक्स करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो एनेस्थेटिक्स ड्रग है वो इसकी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देगी। ड्रग जो हम एनेस्थेटिक्स ड्रग है जनरल एनेस्थेटिक्स, वो आके यहाँ बाइंड हो जाएगी, इसका फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे इसका फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा कैल्शियम आयन फ्लो इनसाइड द सेल्स स्टॉप हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो मसल्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और हमें एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए मसल्स रिलैक्स ही करनी होती है। तो इनहिबिटिंग NMDA रिसेप्टर्स, हम NMDA रिसेप्टर को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, गाबा रिसेप्टर को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे, इसका जो काम है उसको और बढ़ाएंगे, और NMDA रिसेप्टर के जो फंक्शन है उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, ड्रग ब्लॉक द NMDA रिसेप्टर, ड्रग ब्लॉक कर देती है NMDA रिसेप्टर को, विच स्टॉप द फ्लो ऑफ कैल्शियम इनटू न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम का फ्लो रुक जाएगा। दिस प्रिवेंट पेन सिग्नलिंग और रिलैक्सेस मसल्स। तो ये तीन बेसिकली जो है अलग अलग मैकेनिज्म है जिस
जिस बेसिस पे जो है अलग अलग जो जनरल एनेस्थेटिक्स कैटेगरी के अंदर ड्रग आती है वो अपने अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जनरल टर्म यानी कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के लिए कुछ जनरल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ मैक, मिनिमल एल्वेलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है मिनिमल एल्वेलर कॉन्सेंट्रेशन? एक एग्जांपल से समझो कि सपोज करो एक एनेस्थेटिक्स ड्रग है जो इतनी क्वांटिटी में है और एक एनेस्थेटिक्स ड्रग जो है इस क्वांटिटी में, ये जो है 3% क्वांटिटी में है और ये जो है 1% क्वांटिटी में है। ठीक है, अब ये 1% क्वांटिटी में क्या करती है कि 50% पेशेंट में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है। 1% क्वांटिटी में भी 50% पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है। ये ड्रग मिनिमम आप 3% लोगे तब जाके जो है 50% पेशेंट में क्या करेगी, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगी, यानी अनकॉन्शियस कर देगी। ठीक है, तो सबसे पोटेंट ड्रग कौन सी हो गई? पोटेंट पावरफुल ड्रग ये हो गई, यानी ये इतनी मिनिमम क्वांटिटी में भी, इसका मिनिमम क्वांटिटी 1% है, इतनी क्वांटिटी में भी ये 50% पेशेंट को अनकॉन्शियस करेगी। और इसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? 3%। इतनी आप ये ड्रग लोगे तब जाके ये 50% पेशेंट को क्या करेगी, अनकॉन्शियस करेगी। तो इसकी जो मैक वैल्यू है, यानी मैक वैल्यू यानी मिनिमल एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन। एल्वियोलर इसलिए आया, यानी एल्वियोलर आप में होता है लंग्स के अंदर, यानी ये आप इनहेल करोगे ये वाली ड्रग तो मिनिमम एल्वियोलाई में कितनी आनी चाहिए? 3% कॉन्सेंट्रेशन आएगी, तब जाके 50% पेशेंट आपके क्या होंगे, अनकॉन्शियस होंगे। इसकी मिनिमल एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन की एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स में जो एल्वियोलाई है इसमें मिनिमम इतनी कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए, एटलीस्ट 1% आनी चाहिए इसकी मैक वैल्यू। मिनिमल एल्वियोलाई में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 आनी चाहिए, तब जाके ये 50% पेशेंट को क्या करेगा, अनकॉन्शियस करेगा। तो इसकी मैक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसकी मैक वैल्यू 1 ही है। मैक यानी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन इसकी 3 है, इसकी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन 1 है। ठीक है, अब जिसकी जितनी ज़्यादा मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन होगी उसकी वो ड्रग कम पोटेंट होगी, वो कम पावरफुल होगी, और जिसकी मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन कम होगी वो ड्रग क्या होगी, पावरफुल होगी। वाई? क्योंकि कम अमाउंट में भी 50% पेशेंट को ये क्या कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है, और ये इतने अमाउंट में 50% पेशेंट को इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि मैक क्या होता है। इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। ये इनहेल एनेस्थेटिक्स की वो कॉन्सेंट्रेशन होती है एल्वियोलाई के अंदर एट विच 50% ऑफ पेशेंट, जहाँ पे 50% पेशेंट जो है डू नॉट रेस्पॉन्ड टू अ सर्जिकल स्टिमुलाई, जो कि सर्जिकल स्टिमुलाई यानी कि जो जितने भी सर्जरी के रिस्पॉन्सेज होते हैं पेन सेंसेशन को फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैक वैल्यू इज़ यूज टू चेक द पोटेंसी ऑफ एनी जनरल एनेस्थेटिक्स। किसी भी जनरल एनेस्थेटिक्स कितनी पावरफुल है उसकी वैल्यू चेक करने के लिए मैक वैल्यू यूज़ की जाती है। लोअर मैक वैल्यू इंडिकेट, जितनी कम मैक वैल्यू होगी मोर पोटेंट एनेस्थेटिक, उतनी ही पावरफुल होगी। जितनी ज़्यादा पावरफुल है उसकी मैक वैल्यू भी कम है। एक एग्जांपल है जैसे कि आइसोफ्लूरिन है, इसकी मैक वैल्यू 1.5% है, यानी कि मिनिमम इसका जो इतनी परसेंट आप लोगे ड्रग तो वो 50% पेशेंट को अनकॉन्शियस करेगी। और डेस्फ्लूरिन में मिनिमम 6% आप लोगे तब जाके 50% पेशेंट को वो अनकॉन्शियस करेगी। तो ये ज़्यादा पोटेंट है और ये इतनी पोटेंट नहीं है। तो दिस इज़ द जनरल टर्म यूज फॉर द जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग।